हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे एमसी क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, जैसे आपका यूपी निज़म का एग्जाम होना है उसमें 100 क्वेश्चन दिखाई देंगे। 80 क्वेश्चन आपके रहेंगे सब्जेक्ट से और आपका 20 रहेगा नॉन सब्जेक्ट रहेगा, यानी कि जीके, जीएस, रीजनिंग, कंप्यूटर और ये सब रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। ठीक है, तो पहला से क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन को कब तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। तो ये निर्णय हमारा 2026 तक लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत भारत को कुपोषण मुक्त करने का लक्ष्य कब तक है। तो कुपोषण जो मुक्त करने का लक्ष्य था हमारा वो 2022 तक था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, आंगनबाड़ी के कार्यों में कौन शामिल है। आंगनबाड़ी के कार्यों में कौन शामिल है। तो यहाँ पर देखिए, टीकाकरण, बिल्कुल बात सही, आंगनबाड़ी में टीकाकरण होता है। पूरक आहार वितरण, दलिया वलिया बांटते हैं ना, ये पूरक आहार हो गया। बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम संबंधी सेवाएं, यानी कि बाल समय की जो भी बाल विकास के संबंधी योजनाएं होती हैं उनका क्रियान्वयन होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा सही हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमारे आंगनबाड़ी में शामिल होती हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको मैच कराना है, स्तंभ ए को बी से मैच कराना है। तो संक्रमण क्या होगा, संक्रमण होता है हमारा सूक्ष्म जीवों के द्वारा शरीर में वृद्धि करना, बिल्कुल बात सही है। फिर रोगों से सुरक्षा क्या होगी, जब हमारी इम्यूनिटी होगी तो रोगों से सुरक्षा हो जाएगी। संचारी रोग क्या है, दूसरे का कुकुर खांसी संचारी रोग है, बिल्कुल बात सही है। और प्लेट प्लेट प्लेटस ट्यूब मतलब होता है आंतों से वायु निकलना, ये भी बात सही है। अचेत की अवस्था मतलब बेहोश होना। तो देख लीजिए, पहले का पाँचवा और दूसरे बी का चौथा ठीक है, पहले का पांचवा ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, सभी लोग जाते हैं। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। और यूनिसेफ का हमारा किसका काम होता है, छोटे बच्चों और महिलाओं के क्या स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की बात करता है। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बाल अपराध की उम्र कौन सी है। जो हमारा बाल अपराध होता है इसकी उम्र कौन सी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 16 साल की जो हमारी होती है वो बाल अपराध के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से क्या होता है। मादा क्यूलेक्स जो मच्छर काटता है वहाँ पर क्या होता है, आपको फाइलेरिया यानी कि फूल पाँव हो जाता है, आपका पाँव मोटा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी बाइंडर को किस स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है। जो आपका टी बाइंडर होता है उसको कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको आप सिर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसी भी सर्जिकल प्रक्रिया को करने से पहले इस्तेमाल की जाने वाली प्रथम वस्तु क्या होती है। प्रथम वस्तु क्या होती है, प्रथम वस्तु क्या होती है, मुखौटा यानी कि मास्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सॉरी, किसी भी सर्जिकल प्रक्रिया को करने से पहले इस्तेमाल की जाने वाली प्रथम वस्तु होती है वो दस्ताने यानी ग्लव्स होते हैं। सॉरी, मुखौटा नहीं होगा, दस्ताने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको आप याद करिएगा। नेक्स्ट है, एंटी इमेटाइटिस दवा इस्तेमाल की जाती है। एंटी इमेटाइटिस जो दवा होती है ये कहाँ इस्तेमाल की जाती है, हमारी उल्टी में इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, ड्रॉपलेट संक्रमण किससे फैलता है। जो हमारा ड्रॉपलेट संक्रमण होता है ये किससे फैलता है। ये हमारा खांसी से भी फैलता है, छींकने से भी फैलता है। लेकिन संक्रमण दूषित पदार्थ खाने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप खांसेंगे छींकेंगे तो ड्रॉपलेट मतलब बिंदु संक्रमण जो हमारा एयर द्वारा होता है उसे हम बिंदु संक्रमण कहते हैं। जैसे ड्रॉपलेट क्या हुआ, आपने खांसी किया और आपके थूक का कुछ अंश जो हवा में उड़ता रहता है लेकिन हमको दिखाई नहीं देता है, और वही अगर कोई व्यक्ति सांस लेता है उसके एयर में चले जाते हैं तो उस वहाँ पर संक्रमण हो जाता है। उसे हम ड्रॉपलेट संक्रमण कहते हैं कि छोटे छोटे ड्रॉप में उड़ता रहता है, या हिंदी में उसे बिंदुक संक्रमण भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, अस्पताल के दो बिस्तरों के बीच की आदर्श दूरी क्या होनी चाहिए। अस्पताल में जो बिस्तर होते हैं उनके बीच की दूरी होनी चाहिए वो 4 फीट, मैक्सिमम मिनिमम 4 फीट होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 12 का ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उप स्वास्थ्य केंद्र पर विभिन्न सामानों तथा उपकरणों को रख रखाव की जिम्मेदारी होती है, किसकी होती है, किसकी होती है, वो हमारी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, पल्स पोलियो अभियान का
प्रसिद्ध नारा है, 2 बूंद किसकी, दूध की, पोलियो की, जिंदगी की या दवाई की? तो सभी लोग जानते हैं कि 2 बूंद जिंदगी की, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपने देखा होगा स्लोगन लिखा है कि जी 2 बूंद जिंदगी की, यानी कि पोलियो का जो टीकाकरण होता है वहाँ पर लिखा होता है 2 बूंद जिंदगी की, ये उनका स्लोगन होता है, नारा होता है। नेक्स्ट है, क्षय रोग किस रोग से ग्रसित मरीजों में ज़्यादा पाया जाता है? यानी कि टीबी होती है, क्षय रोग होती है, वो किस रोगों में पाई जाती है? जो हमारे HIV एड्स से संक्रमित होते हैं उनमें ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मोतियाबिंद से आँख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? जो मोतियाबिंद होता है इससे हमारा आँख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? जो आँख का लेंस होता है वो प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे, समुदाय में दौरे पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता वेक्टर जनित रोग की रोकथाम के लिए क्या सुझाव देगी? क्या सुझाव देगी कि खराब पड़े सामान में पानी के भराव से रोके, बिल्कुल बात सही है। कीटनाशकों का छिड़काव करें, ये भी बात सही है। पूरी बाँह के कपड़े और मच्छरदानी का प्रयोग करें, ये भी बताएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर का कौन सा भाग एक कक्षीय गुहा को अलग करता है? एक कक्षीय गुहा को अलग करता है वो डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम जो होता है ये कक्षीय गुहा को अलग करता है, आपके सीने के नीचे होता है। तो कभी कभी कोई ऐसा होता है कि व्यक्ति अगर कहीं गिर जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो उसे बाहरी चोट नहीं लगती, और कहते हैं कि गांव में कि चोट नहीं लगती, लेकिन वो एक्सपायर कर गए। एक्सपायर वो इसलिए कर गए क्योंकि उनकी डायफ्राम टूट गया, उनकी हड्डी डायफ्राम की टूट गई, इसलिए वो मर गए। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई का एक्सीडेंट होता है तो चोट लग जाती है, तो उसे बाहरी चोट देखने में कहीं लगेगी इसका हाथ पैर कुछ टूटा है, लेकिन उसका अंदर का जो डायफ्राम होता है वो टूट जाता है, तो भी व्यक्ति मर जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, वार्षिक पैरासाइट दर संबंधित है। पैरासाइट किससे होती है भाई? हमें मलेरिया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, HIV की जांच के लिए रैपिड टेस्ट के लिए किसका सैंपल लिया जाता है? वहाँ पर सैंपल लेते हैं वो रक्त का लेते हैं, ब्लड का सैंपल लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति का HIV हमको जांचना है तो उसके ब्लड का सैंपल लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, कृमि संक्रमण से बचाव के लिए निम्न में से क्या करना चाहिए? जो कृमि संक्रमण होता है उससे बचाव के लिए हमको क्या करना चाहिए? नाखूनों को साफ करना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। चप्पल पहनना चाहिए, ये भी सही है। साफ शौचालय का प्रयोग करें, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, HIV संक्रमण में विंडो पीरियड होता है। जो हमारा विंडो पीरियड होता है वो क्या होता है? उसे हम क्या बोलते हैं? वो हमारा कितने महीने का होता है? वो हमारा 3 महीने का होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 3 महीने का होता है। निम्न में से गर्भ निरोधक का सबसे प्रभावी साधन क्या है? जो प्रभावी साधन होता है वो क्या है? ठीक है, वो हमारा माला एन होता है, ये हमारा प्रभावी साधन होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रोजेस्टाट्स उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ये हमारा हार्मोनल अंतःगर्भाशयी साधन का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से अंतर्गर्भाशयी गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग सबसे प्रमुख दुष्प्रभाव क्या है? उसका जो सबसे प्रमुख दुष्प्रभाव होता है कि असामान्य रक्तस्राव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा घर घर जाकर लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाने की विधि क्या कहलाती है? उसे हम बोलते हैं होम विजिट, यानी कि गृह मुलाकात बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मलेरिया की रोकथाम के हेतु किए जाने वाले वेक्टर प्रबंधन के उपायों में शामिल हैं। वहाँ पर क्या उपाय शामिल होता है? तो वहाँ पर लार्वा को नष्ट करने हेतु विभिन्न जैविक तथा रासायनिक विधियों का उपयोग करें। आपने देखा होगा कि जो लोग नगर निगम में रहते हैं या नगर पालिका में रहते हैं या फिर कहीं अच्छी प्लेस पर रहते हैं सिटी में, तो वहाँ पर देखा होगा कि लोग नालियों में पाउडर डालने आते हैं, वाइट पाउडर। तो पाउडर वो क्या होता है? वो मैलाथियान पाउडर होता है, उससे जो लार्वा होंगे मच्छर के वो मर जाएंगे। इसीलिए वो नालियों में, गंदे जहाँ नाली होती है वहाँ पर पाउडर को डालते हुए जनरली सभी लोगों ने देखा होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, घर घर जाकर दवा पिलाना, यह गतिविधि किस राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत संपादित की जाती है? मन ये स्लोगन किस कार्यक्रम का था? तो इस जो हमारी कार्यक्रम था पल्स पोलियो टीकाकरण का जो अभियान था, ये हमारा घर घर जाकर दवा पिलाना, ये स्लोगन पल्स पोलियो का था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पल्स पोलियो कार्यक्रम के अंतर्गत घर घर विजिट के दौरान ऐसे घर जिनमें 0 से 5 वर्ष तक कोई बच्चा दवा पीने से छूट रह गया हो तो उनके घरों के बाहर क्या लिखा जाता है? कितनी अच्छी बात लिखी है
कितनी अच्छी बात लिखी है। तो यहाँ पर आप लीजिए, क्योंकि आगे हम एक्स लिखते हैं, मतलब यहाँ पर कोई दवा नहीं पिलाएगी, यहाँ पर कोई दवा नहीं, कट कर देते हैं कि यहाँ पर कोई दवा नहीं पिलाई गई। तो ऑप्शन नंबर एक्स नहीं, मतलब समझ लीजिए कट कर दिया गया कि यहाँ पर कोई दवा नहीं पिलाई गई। नेक्स्ट है, निम्न में से विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी क्या है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सभी को पता है स्कर्वी। विटामिन सी की स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग को हम नाविक रोग भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले स्कर्वी रोग नाविक में देखने को मिला था, यानी कि मछुआरों में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, परायाजित कितनी जनसंख्या पर एक आशा चयन की जाती है? जो आशा होती है वो कितनी जनसंख्या पर नियुक्त की जाती है? तो वो हमारी ऑप्शन नंबर बी 1000 पर नियुक्त की जाती है। ठीक, 1000 की जनसंख्या जहाँ पर होगी वहाँ पर एक आशा नियुक्त की जाती है। निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी GOBI नामक रणनीति बनाई है? किसने बनाई थी? तो ये हमारी यूनिसेफ द्वारा बनाई गई रणनीति। तो ऑप्शन में ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या है? यानी कि विटामिन ए से क्या होता है? रात्रि अंधता, यानी कि रातंधी हो जाती है विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए का हमने रासायनिक नाम क्या बताया था? रेटिनाल बनाया था। और विटामिन ए सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? जो हमारे पीले फल होते से आम हो गया, पपीता हो गया, इसमें आपको, और गाजर हो गई, इसमें विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में मिलती है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विटामिन का अन्य नाम राइबोफ्लेविन है? जो हमारे विटामिन B2 होती है, विटामिन B2, उसे हम राइबोफ्लेविन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं कि संतुलित आहार क्या होता है? तो ऐसा भोजन जिससे शरीर की उपयुक्त वृद्धि एवं विकास के लिए सभी आवश्यक तत्व उपयुक्त हो और अनुपात में मौजूद हों, उसे हम संतुलित आहार की संज्ञा देते हैं। क्या बोलते हैं? संतुलित आहार की संज्ञा देते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। व्यक्ति के द्वारा खाए जाने वाले भोजन में वसा की मात्रा अधिक होने पर क्या दुष्प्रभाव दिखाई देता है? यानी कि आप अगर उच्च मात्रा में वसा खा रहे हैं तो आपके अंदर क्या होगा? मोटापा होगा, उच्च रक्तचाप होगा, हृदय संबंधी बीमारियां, यानी कि सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। भाई आप जब वसा खाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हृदय संबंधी, यानी कि आपको हृदय को पंप करना पड़ेगा, तो आपका क्या होगा? हृदय भी बीमारी संबंधी बीमारियाँ हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सर्वात्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर किसे बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर किसे बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, वो जो हमारा रक्त होता है उसे हम सर्वदात्रा बोलते हैं, और सर्वग्राही हम AB को बोलते हैं, AB ग्रुप को, ब्लड ग्रुप को। नेक्स्ट हमारा है, मानव शरीर में पाए जाने वाली सर्वाइकल कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? जो हमारी गर्भाशय हैं, गर्भाशय, सर्वाइकल गर्भाशय है, वहाँ पर कशेरुकाओं की जो संख्या होती है वो लगभग 7 होती है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वाक्यों में ह्यूमरस अस्थि के बारे में कथन सही क्या है? जो ह्यूमरस अस्थि होती है ये कहाँ पाई जाती है? ये कंधे एवं कोहनी के बीच में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यह अस्थि कंधे एवं कोहनी के बीच में पाई जाती है ह्यूमरस की हड्डी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूरिया मानव शरीर में पाए जाने वाले एक ऐसी औषधीय पदार्थ है, इसका निर्माण किस अंग द्वारा होता है? भाई जो यूरिया होती है ये किस अंग द्वारा बनती है? ये हमारे यकृत द्वारा बनती है, और स्टोर कहाँ होती है? किडनी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से पाचक एंजाइम नहीं है। पाचक एंजाइम नहीं है तो आपका जो इंसुलिन होता है ये आपका पाचक एंजाइम नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी इज द एमाइलेज, लाइपेज और पेप्सिन आपके पाचक होते हैं। पाचक है मतलब आपके खाना के पचाने में, भोजन को पचाने में मदद करते हैं। लेकिन जो आपका इंसुलिन होता है ये रक्त की शर्करा को कम करता है, यानी कि जब शुगर पेशेंट होते हैं उनमें रक्त की शर्करा को कम करता है, वही हमारा इंसुलिन होता है। बाकी ये 3 हमारे पाचक एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाए जाने वाले नेफ्रॉन्स किस कार्य में सहायक हैं? जो हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं ये किस कार्य में सहायक होते हैं? तो ये हमारे मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में होते हैं। मैं बता दूं, जो नेफ्रॉन होता है ये हमारी, कभी कभी पूछता है कि किडनी की जो वृक्क की इकाई है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम नेफ्रॉन बोलते हैं। वृक्क की जो किडनी की जो इकाई होती है उसे हम नेफ्रॉन बोलते हैं। तो नेफ्रॉन का कार्य क्या होता है? मूत्र की प्रक्रिया में, निर्माण प्रक्रिया में सहायक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुँह की उपयुक्त देखभाल के अभाव में व्यक्ति में कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाती है? वहाँ पर कौन सी समस्या देखने को मिलती है? तो वहाँ पर समस्या आपको जीभ का प्रदाह हो जाएगा, मसूड़ों का प्रदाह हो जाएगा, दांतों का गिर जाना, ये सब हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से जीभ का संक्रमण कहलाता है। जो जीभ का संक्रमण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम ग्लोसाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोसाइटिस बोलते हैं। जीभ के संक्रमण को हम ग्लोसाइटिस की संज्ञा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बिस्तरी स्तनपान से आपका क्या समझते हैं?
बिस्तरी स्नान से आप क्या समझते हैं? तो बिस्तरी स्नान ये होता है कि आप बिस्तर पे रोगी को बिस्तर पे ही स्नान करवाना बिस्तरी स्नान बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के रोगी में पाए जाने वाले लक्षण क्या होते हैं? पाए जाने वाले लक्षण क्या होते हैं? तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति के मन में बार बार निरर्थक विचारों का आना तथा उसके अनुरूप कार्य करना, यानी कि बिना मतलब उसके दिमाग में बातें आएंगी और उसी के अनुसार वो काम करेगा, मतलब समझ लीजिए ओवर थिंकिंग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अवसाद के दौरान व्यक्ति का गतिविधि स्तर जो होता है वो क्या होता है? अवसाद के दौरान व्यक्ति का गतिविधि स्तर क्या होता है? क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है। भाई मान लो अवसाद मतलब समझ लीजिए टेंशन, और जब व्यक्ति को टेंशन होगी तो वो बहुत कम गतिविधि करेगा, बहुत कम एक्टिविटी करेगा, उदास उदास सा बैठा रहेगा, वही हमारा अवसाद होता है। अवसाद मतलब टेंशन, किसी रोग से ग्रसित उसे हम अवसाद की संज्ञा देते हैं, अवसाद। और अगर व्यक्ति को अवसाद है तो क्या करेगा? वो कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा, बहुत कम एक्टिविटी करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से वृद्धावस्था के दौरान किस रोग के होने की संभावना बढ़ जाती है? अगर कोई बुजुर्ग लोग होते हैं तो वहाँ पर उनको कौन सी चीज़ हो जाती है? देखो, उच्च रक्तदाब, उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, कैंसर भी हो जाता है, डायबिटीज़ भी होती है, यानी कि बूढ़े लोगों में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट हमारा है, और एक होता है उनकी हड्डियाँ ऑस्टियोपोरोसिस होने लगती हैं, इनकी हड्डी भी भंगुर होने लगती हैं। नेक्स्ट हमारा है, क्षय रोग टीबी की रोकथाम हेतु कौन सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी का टीका लगाया जाता है। सभी को पता है बैसिलस कॉलमेट गुरिन का जो टीका होता है वो लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। छोटे बच्चे में छोटा बच्चा जन्म लेता है, नवजात शिशु, तो वहाँ को जन्म के लगभग 1 घंटे के अंदर या आधा घंटे के अंदर तक उसको बीसीजी का टीका दे दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोकथाम के प्राथमिक स्तर से आप क्या समझती हैं? रोकथाम के प्राथमिक स्तर से आप क्या समझते हैं कि किसी रोगी को होने से पहले उसकी रोकथाम हेतु किए जाने वाले उपाय जो होते हैं वही हमारा क्या होता है? प्राथमिक स्तर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑटोक्लेविंग क्या है? सभी लोग जानते हैं, जो लोग हमारे काम करते हैं हॉस्पिटल में वो जानते हैं ऑटोक्लेविंग क्या होता है। ऑटोक्लेविंग क्या होता है? तो ये होता है कि एक विसंक्रमण विधि होती है। इसमें मैं बता दूं क्या होता है। इससे मान लो आप डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया, सर्जन थे, उन्होंने ऑपरेशन किया, फिर जो ऑपरेशन करने वाले टूल्स जैसे होते हैं, कैंची वैंची जो भी होती हैं, उनको ऑटोक्लेव करते हैं। ऑटोक्लेव मतलब ये है, उनको एक कुकर जैसा एक सिस्टम होता है, उसमें वो सारे औजार डाल देते हैं, फिर उसको गर्म करते हैं पानी से, और उसमें जो संक्रमण होंगे वो मर जाएंगे, वही हमारा ऑटोक्लेविंग होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बच्चे को आईपीबी किस मार्ग द्वारा दिया जाता है? बच्चे को आईपीबी किस मार्ग द्वारा दिया जाता है? 52 का बताइएगा। तो वहाँ पर ए इंट्रामास्टोम की आईएम द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एड्स की उद्भवन अवधि क्या होती है? जो हमारा एड्स होता है उसकी उद्भवन अवधि क्या होती है? एड्स की उद्भवन अवधि क्या होती है? तो वहाँ पर 1 से 2 सप्ताह तक हमारा एड्स रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपकरणों को विसंक्रमित करने की सबसे प्रभावी विधि अभी मैंने बता दिया। ऑटोक्लेविंग में टूल्स को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, और वहाँ पर जो भी कीटाणु होते हैं सब मर जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न वैक्सीन में जीवित वैक्सीन वायरल वैक्सीन कौन सी है? जीवित वैक्सीन वायरल वैक्सीन कौन सी है? वो हमारी ओपीबी है, ओरल पोलियो वैक्सीन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कुष्ठ रोग के उपचार हेतु कौन सी थेरेपी उपयोग की जाती है? तो वहाँ पर जो हम थेरेपी यूज करते हैं वो हम एमडीटी करते हैं। क्या बोलते हैं? एमडीटी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यौन संचारित बीमारी का उदाहरण है? यौन संचारित बीमारी का उदाहरण है, उससे हम क्या बोलते हैं? उसे हम सिफिलिस बोलते हैं। जो यौन सिफिलिस गोनोरिया जो हमारी होती हैं ये जननांगों को प्रभावित करती हैं। पूछा जाता है कभी एग्जाम में कि सिफिलिस और गोनोरिया ये हमारी यौन जो हमारे प्राइवेट पार्ट होते हैं उनमें मस्से दाने पड़ जाते हैं, वही हमारी बीमारी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, HIV मुख्य रूप से कौन सी कोशिकाओं पर आक्रमण करता है? जो हमारा HIV होता है ये कौन सी कोशिकाओं पर अटैक करता है? तो हमारा करता है जो हमारी CD4 की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, CD4 की जो कोशिकाएं होती हैं उन पर आक्रमण करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, RNTCP का संबंध किससे है? RNTCP का संबंध किससे है? तो इसका संबंध होता है वो हमारा
क्षय रोग के नियंत्रण के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। RNTCP का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा गूगल करके। नेक्स्ट है, निम्न में से क्षय रोग का कारण क्या है। जो हमारा क्षय रोग होता है उसका कारण क्या होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया जो होती है उससे हमारा क्या होता है, क्षय रोग होता है। जो क्षय रोग होता है, और क्षय क्या होता है, ये जीवाणु से होने वाला रोग होता है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रोगों में से किस रोग को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। किस रोग को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। उससे हम डेंगू जो होता है उसे हम हड्डी तोड़ बुखार की संज्ञा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डॉट्स थेरेपी के दौरान प्रथम श्रेणी क्षय रोगियों को कुल कितने समय के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। कुल कितने समय के लिए दवाई दी जाती है, तो वहाँ पर 6 माह के लिए दवाई दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, एनोरेक्सिया से आप क्या समझते हैं। एनोरेक्सिया से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। जब भूख का कम हो जाना, यानी कि भूख कम लगती है तो वहाँ पर एनोरेक्सिया हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से पेस्टिक पेप्टिक अल्सर की उपचार हेतु दी जाने वाली दवाइयों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो दवाइयाँ होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो हमारे पेट में अम्लता होती है, यानी कि जो अमाशयी अम्लता होती है उसको कम करना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अमाशय की अम्लता को कम करना। व्यक्ति को हार्ट अटैक क्यों आता है। अगर कोई व्यक्ति है उसको हार्ट अटैक क्यों आता है, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि जब देखो कभी कभी यह होता है कि जो रक्त की आपूर्ति होती है वो कम हो जाती है, यानी कि आपका जो हार्ट है वो सही से काम नहीं कर पा रहा, और कि वहाँ से जो ब्लड की डिमांड है वो जब कम हो जाती है तभी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है। ठीक है, 65 का यहाँ पर बी पार्ट हो जाएगा कि मायोकार्डियम में रक्त की आपूर्ति जब कम हो जाती है तो वहाँ पर व्यक्ति में हार्ट अटैक जैसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा है, पैनक्रियाटाइटिस से आप क्या समझती हैं। आप क्या समझती हैं, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय का जो इन्फ्लामेशन होता है वो हमारा पैनक्रियाटिस होता है। भाई नाम से स्पष्ट हो रहा, पैनक्रिया मतलब क्या हो, अग्नाशय, पैनक्रियाज मतलब अग्नाशय। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है। जो आपका कुशिंग सिंड्रोम होता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है एड्रिनल ग्रंथि के अधिक स्रावण से कुशिंग सिंड्रोम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा इंजेक्शन रोगी की मांसपेशियों में लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा इंजेक्शन रोगी की मांसपेशियों में लगाया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रोगी को मांसपेशी मतलब इंट्रामास्कुलर, मतलब अंता जो मांस के नीचे लगता है उसे हम IM बोलते हैं। IM, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, BD से आप क्या समझते हैं। जो BD होता है इसका मतलब क्या होता है, BD से आप क्या समझते हैं। BD से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब होता है दिन में 2 बार, दिन में 2 बार, यही BD का मतलब होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एंटी एमिटिक दवा कौन सी है। एंटी एमिटिक दवा कौन सी है। मैंने बता दिया कि एंटी दवा जो होती है वो हमारी किसके यूज़ के लिए की जाती है, वो हमारे रेगलॉन होती है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कम वजन वाले रोगी की तुलना में वह दवा अधिक वजन वाले व्यक्ति को देने पर इस दवा की आवश्यक खुराक क्या होती है। कम वजन वाले रोगी की तुलना में वही दवा अधिक वजन वाले व्यक्ति को देने पर इस दवा की आवश्यकता, मतलब अगर कोई कम वजन का व्यक्ति है उसको 100 mg दे रहे हैं, तो अगर कोई हैवी या भारी शरीर वाला व्यक्ति है तो उसको कैसी डोज देंगे। ठीक है, उसे कैसी डोज देंगे तो क्या होगा, उसकी डोज बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। शरीर बढ़ा तो दवा बढ़ी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा कब्ज के उपचार हेतु प्रयोग की ली जाती है। जो कब्ज के लिए कौन सी दवा उपयोग की जाती है, तो यहाँ पर डलकोलेसिस होता है और गिल्सिन सपोजिटरी, ये भी दोनों यूज होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, बी व सी दोनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा आवश्यकता अनुसार डिलीवरी के दौरान या तुरंत बाद उपयोग ली जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं। तो भाई ऑक्सीटोसिन से लव हार्मोन, जो हमारा लव हार्मोन होता है उसे हम ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। ये भी दिया जाता है, मिथार्जिन भी दी जाती है और प्रोस्टाग्लैंडिन भी जाती है। ये तीनों दवा दी जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जिन लोगों को PDF चाहिए तो मैं बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां पर आपको PDF मिल जाएगी। आप PDF को डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, जलने के रोगी बर्न पेशेंट को लगाया जाने वाला इंजेक्शन, यानी कोई अगर व्यक्ति है वो जल गया है आग से, तो वहाँ पर उसको कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है। तो वहाँ पर TT का दिया जाता है। ऑप्शन नंबर टी, टेटनस टॉक्साइड का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है, एक नवजात की जन्म के समय लंबाई कितनी होती है? लंबाई कितनी होती है? और 48 से लेकर 50 सेंटीमीटर की होती है। इसको आप याद कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बच्चों में स्कर्वी रोग होने का कारण क्या है? विटामिन सी की कमी। विटामिन सी की कमी, स्कर्वी मतलब स्कॉर्बिक एसिड की कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम होता है जिसे हम नाभिक रोग की संज्ञा देते हैं। सामान्य रूप से वृद्धि कर रहे बालक में पाए जाने वाला लक्षण क्या होता है? बालक में पाए जाने वाला लक्षण क्या होता है? तो 5 से 6 माह की उम्र के साथ सहायता, बिल्कुल बात सही है। 5 माह की उम्र पर वजन का जन्म के वजन का दोगुना हो जाता है, ये भी बात सही है। 6 से 7 महीने की उम्र पर अस्थायी दांतों का आना शुरू हो जाता है। एक बार पूछा गया क्वेश्चन कि जो नवजात बच्चा होता है अगर उसके मुंह में दांत निकलते हैं, अस्थायी दांत निकलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कृंतक दांत बोलते हैं। जो बच्चे के मुंह में अस्थायी दांत निकलते हैं दो, उसे हम अस्थायी दांत बोलते हैं और उसका नाम क्या होता है? कृंतक निकला होता है। तो आप याद करिएगा कि जो बच्चों में अस्थायी दांत निकलते हैं सबसे पहले वो हमारे कृंतक होते हैं। एक बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा कि ये सारे फैक्टर होते हैं, लक्षण होते हैं। नेक्स्ट है, सीपीआर का उपयोग प्रायः किस बीमारी के दौरान किया जाता है? जो हमारा सीपीआर होता है ये हमारा किस चीज़ के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये हमारा होता है श्वास रोग के संबंधी, यानी कि जो हमारी श्वास संबंधी बीमारी होती है उनको सीपीआर दिया जाता है। सभी लोग जानते हैं सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। अच्छा, हम आपसे क्वेश्चन इसलिए बीच बीच में पूछते रहते हैं और कहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि हम देखते हैं कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, क्या आपको अच्छा लग रहा है। अगर क्वेश्चन ठीक है, समझ में आता तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप चीज़ें जो कमेंट बॉक्स में एक बार लिख देंगे उसके बाद देखना वो चीज़ आप नहीं भूलने वाले हैं। ठीक है, वो चीज़ आप नहीं भूलने वाले हैं। अगर हम मान लो आपसे 150 क्लासें लिए और 150 क्वेश्चन आपसे पूछे, अगर 150 क्वेश्चन आपको एग्जाम में कहीं इक्का दुक्का क्वेश्चन नजर में आ जाए तो कितनी अच्छी बात है। इसलिए आपसे कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए बताते हैं और इसका कोई मतलब नहीं, हम चाहें तो आंसर बता भी सकते हैं। ठीक है, तो सीपीआर जो होता है हमारा श्वास संबंधित जो लोग होते हैं उनको दिया जाता है। नेक्स्ट है, इन एक्सक्लूसिव स्तनपान से आप क्या समझते हैं? जो हमारा एक्सक्लूसिव स्तनपान होता है उससे आप क्या समझते हैं? उसका मतलब होता है 6 माह की उम्र तक बालक को केवल स्तनपान करवाना, ऊपर से कुछ भी नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि माँ का जो गाढ़ा पहला पीला दूध होता है उसे हम कोलेस्ट्रॉल इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में खीस बोलते हैं। उसमें अत्यधिक मात्रा में विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वसा सब कुछ होता है। इसीलिए माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध बच्चे के लिए अति आवश्यक होता है। अगर आप कहीं बाजार जाइए, मार्केट जाइए, तो वहाँ पर अगर आपको दूध का डिब्बा लेना है, ठीक है, तो वहाँ पर लिखा ही होता है, वो डिब्बा वाले भी लिखते हैं कि माँ का जो दूध है वो सर्वोत्तम होता है बच्चे के लिए। ये लाइन उस पर लिखी होती है ना, मानिए तो आप लेके आइएगा, उस पर देखिएगा यही लाइन लिखी होती है कि माँ का जो दूध होता है बच्चों के लिए सर्वोत्तम होता है। इसीलिए गर्भावस्था के बाद जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो कहा जाता है कि बच्चे को माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध देना चाहिए कि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है। हिंदी में उसे खीस बोलते हैं और इंग्लिश में कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, जो हल्के पीले कलर का होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रोग के दौरान बालक में लकवा हो जाता है? बालक में लकवा हो जाता है तो पोलियो होता है। भाई सभी जानते हैं भाई, बच्चे में पोलियो हो जाता है, बच्चा क्या हो, दिव्यांग हो जाता है। पोलियो दिव्यांग या विकलांग हो जाता है भाई, उसे पोलियो में उसको पोलियो में होती है, तब सभी जानते हैं। नेक्स्ट है, सामान्य रूप से वृद्धि एवं विकास करता हुआ एक बालक कितनी उम्र पर प्रथम बार बिना सहारे के साथ बैठने में सक्षम होता है? तो बच्चा जब 6 से 8 माह का हो जाता है तो बिना सहारे के बैठ जाता है और चलता क्या, देखो बैठता तो बिना सहारे के है, लेकिन चलेगा तो किसी चेयर को पकड़ चलेगा, दीवार को पकड़ चलेगा। भाई अगर देखो बैठने की बात कही गई है तो 8 से 9 माह में बैठता है और 1 साल में वो बिना सहारे के खड़ा होता है। ठीक है, अगर सहारे के चलने की बात की जाएगी तो 1 साल होगा, क्योंकि 8-9 महीने में केवल बैठता है और सहारे लेकर वो 1 साल में दीवार पकड़ के, कुर्सी पकड़ के, स्टूल पकड़ के चलता है। जो क्वेश्चन को समझिएगा जरूर, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, अग्र फोंटानेल की निर्माण में सहायक फ्यूचर नहीं है, सहायक फ्यूचर नहीं है तो हमारा लिम्बाडॉइड फ्यूचर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गर्भाशय में मौजूद गर्भस्थ शिशु की सबसे सामान्य गर्भ प्रसूति होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सिफेलिक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 83 का बी पार्ट हो जाएगा, सिफेलिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देश में जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव में शामिल है, क्या शामिल होता है? देखो जनसंख्या क्या होती है, बढ़ती कब है, लोग बेरोजगार होंगे, अशिक्षित होंगे, ठीक है, ये सब चीज़ों के फैक्टर होते हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया है देश में जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव में शामिल है बेरोजगारी और महंगाई, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, गरीबी और निरक्षरता, ये भी बात सही है। बढ़ता हुआ शहरीकरण, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गर्भावस्था के दौरान महिला को कौन सी गोली आवश्यक रूप से दी जानी चाहिए? कौन सी
आवश्यक रूप से दी जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा फॉरन आयरन और फोलिक एसिड। अच्छा, ये गर्भावस्था में आयरन और फोलिक एसिड की और कैल्शियम की गोली क्यों दी जाती है? देखो, गर्भावस्था में ये होता है कि मदर के शरीर में खून की कमी यानी कि एनीमिया ना होने पाए, क्योंकि जब गर्भावस्था में महिला होती है और उसका प्रसव होता है तो वहाँ पर उसका रक्त बह जाता है, लगभग 500 ml रक्त बह जाता है प्रसव के दौरान, डिलीवरी के दौरान। इसलिए माँ के शरीर में कभी भी खून की कमी नहीं होने देना है। दूसरी बात, कैल्शियम की टेबलेट क्यों देते हैं? कैल्शियम की टेबलेट इसलिए देते हैं कि जब माँ गर्भावस्था में होती है उस दौरान उसके पेट में पल रहे गर्भ में हड्डी का विकास होता है, यानी कि बच्चे में हड्डी का विकास होता है। उस दौरान माँ को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम लेनी चाहिए, क्योंकि क्या करना है, बच्चे का भी विकास होगा, बच्चे के शरीर में भी हड्डी बनेगी, तो इसलिए वहाँ पर कैल्शियम की डिमांड बढ़ जाती है। इसीलिए महिला को गर्भावस्था में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, पहली हमारी आयरन यानी फोलिक एसिड की गोली, और दूसरा हमारा कैल्शियम। वो भी गायनोलॉजिस्ट होती हैं, जो डॉक्टर होती हैं, यही सलाह देती हैं कि आप आयरन की गोली लीजिए और क्या कैल्शियम खाइए। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी हमारा सही हो जाएगा। वो आशा करते हैं आप समझ में आएगा। टर्म क्या है? टर्म के समय परिपक्व अपरा का वजन लगभग कितना होता है? तो अपरा का वजन लगभग कितना होता है? तो वो हमारा होता है 500 ग्राम। ऑप्शन नंबर इज द प्लेसेंटा। अपरा मतलब होता है प्लेसेंटा का वजन, तो 500 ग्राम होता है। नेक्स्ट है, गर्भस्थ शिशु के चारों ओर पाए जाने वाले एमनियोटिक द्रव का सामान्य रंग कैसा होता है? ये सभी को पता है। कितना होता है? गहरा लाल नहीं होता, गहरा हरा, सुनहरा नहीं होता। पेल स्ट्रॉ मतलब कहने से मतलब आपका वाइटिश येलो होता है, हल्का पीला होता है। आप पेलिस्टा कर दीजिए। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय का आकार कैसा होता है? गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय का आकार कैसा बढ़ता है? भाई सभी को पता है, बढ़ेगा। नेक्स्ट है, एक्लिम्पीसिया को प्री क्लैम्पीसिया से अलग करने वाला लक्षण क्या है? अलग करने वाला लक्षण क्या है? तो इसमें क्या होता है, दौरों की मौजूदगी जो करती है ये लक्षण कम करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पार्टोग्राफ से आप क्या समझते हैं? जो पार्टोग्राफ होता है इससे आप क्या समझते हैं? तो क्या होता है, प्रसव क्रिया के दौरान तैयार किए जाने वाले ग्राफिकल रिकॉर्ड जो कि प्रसव की अवधि के साथ सर्वाइकल विस्तार में होने वाली बढ़ोतरी तथा गर्भस्थ शिशु के सिर के नीचे और खिसकने के बाद बस। भाई एक प्रकार का जैसे आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, इसी मशीन लगी होती है पार्टोग्राफ, उसमें पूरी जो हलचल होती है स्टार्टिंग से लेकर प्रसव के दौरान जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी क्रिया होती है, उस पार्टोग्राफ में छपती चली जाती है। ठीक है, जो लोग हॉस्पिटल में कहीं वो जॉब कर रहे होते हैं उनको अच्छे से पता होता है, जहाँ पर डिलीवरी होती है वहाँ पर फोटोग्राफ होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, डिस्मेनोरिया से आप क्या समझती है? जो हमारा डिस्मेनोरिया होता है इससे आप क्या समझती हैं? तो क्या होता है, दर्द युक्त मासिक धर्म की जहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है वही हमारा डिस्मेनोरिया होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित सूतिका स्रावों में से सबसे पहले आने वाला सूतिका स्राव क्या है? सबसे पहले आने वाला सूतिका स्राव क्या है? तो वो हमारा लाल सूतिका स्राव या लोचिया रुब्रा बोलते हैं। कभी कभी बोलते हैं जो हमारा लाल स्राव होता है उसे हम लोचिया रुब्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोचिया रुब्रा बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक गर्भवती महिला द्वारा कम से कम कितनी प्रसव पूर्व यात्रा आवश्यक रूप से करनी चाहिए? आवश्यक रूप से करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कम से कम 4 यात्रा। घूमो खूब अच्छे से, 4 यात्रा करो। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान महिला द्वारा प्रतिदिन ली जाने वाली अतिरिक्त कैलोरी की मात्रा को स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि आप जब चयनित होंगे पद पर तो वहाँ पर गर्भवती महिला को कितनी प्रोटीन लेना चाहिए, ठीक है, बच्चों को कितनी प्रोटीन लेना चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 300 किलो कैलोरी। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। निम्न में से गर्भावस्था के दौरान दी जाने वाली डायूरेटिक ड्रग क्या है? डायूरेटिक ड्रग क्या है? उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम लेक्सिक्स बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एनम कोर्स की अवधि कितनी प्रकार की होती है? एनम कोर्स की अवधि कितने प्रकार की होती है? तो यहाँ पर 2 वर्ष का कोर्स होता है, डिप्लोमा। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इस फैग्नोमेनोमीटर का क्या काम है? उसका क्या काम होता है? उसका बीपी नापने के लिए काम आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी मतलब ब्लड प्रेशर। पॉलीहाइड्रेमिनोज्म के दौरान फंडल ऊंचाई कितनी होती है? फंडल ऊंचाई कितनी होती है? तो हमारी ऑप्शन नंबर सामान्य से कम भी होती है, सामान्य से अधिक होती है, अप्रभावित रहती है। तीनों हमारे फैक्टर सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम जानते हैं उसे? हम एएनएम के नाम से भी जानते हैं। एएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है हम बता भी चुके हैं। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि एएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, उप स्वास्थ्य केंद्र पर
कार्यरत स्टाफ है। उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत जो स्टाफ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी बोलते हैं, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी होता है, एक हेल्पर भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।